हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है टुगेदर एंड अपार्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। व्हेन द ह्यूमंस आर अवे, कह रहा है कि जब मनुष्य दूर होते हैं, द वुल्व्स, मूज एंड बॉब कैट्स विल प्ले। तो जो जानवर हैं, वुल्व्स भेड़िया, मूज एक अलग तरीके का एक हिरण होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, और बॉब कैट एक प्रजाति होती है बिल्ली की, तो वो खेलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इंसान अपनी जगहों को छोड़ते हैं तो उसकी जगह प्रकृति ले लेती है ना, नेचर ले लेता है। वो नेचर किस रूप से होते हैं, जैसे जानवर हो गए। यहाँ पे एक ईडियम भी एक बहुत मशहूर है, तो उसमें यही होता है कि जो कंट्रोल, अगर आप जब आप बहुत ज़्यादा किसी पे ऊपर कंट्रोल रखते हैं तो वो इतना ज़्यादा खुल नहीं पाता। जैसे ही आप वो कंट्रोल को हटाते हैं तो लोग खुल के सामने आते हैं। दिस मच बिकेम क्लियर ड्यूरिंग द कोविड पैंडमिक। कह रहा है कि ये बात एकदम क्लियर हो गई थी कोविड की जब महामारी चल रही थी। वेन लॉकडाउन मेजर्स, कह रहा है कि जब लॉकडाउन के जो स्टेप्स उठाए गए थे गवर्नमेंट द्वारा अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, इंश्योर्ड, तो उन्होंने इस कदमों ने ये सुनिश्चित किया था होमोसेपियंस, होमोसेपियन मतलब जो इंसान है, फ्री लैंड स्केप। क्योंकि होमोसेपियन जो जितने भी इंसान थे, लॉकडाउन हो गया था, अब जो जगह थी काफ़ी ज़्यादा खाली हो गई थी, वो फॉर अदर स्पीसीज के लिए, ताकि वो टू सॉन्टर थ्रू, सॉन्टर थ्रू का मतलब होता है कि एकदम रिलैक्स होकर घूमना, है ना। तो जब हम लोग अपने घरों में आ गए थे तो हमारी कॉलोनियों के या फिर हमारे मोहल्लों के जितने भी जानवर थे वो एकदम रिलैक्स हो गए थे कि भाई अब मनुष्य अंदर है, अब हम घूमते हैं। नॉट ओनली वॉज द एयर क्लीनर एंड एवरी आउटडोर स्पेस क्वाइटर। कह रहा है कि सिर्फ हवा ही साफ नहीं थी, सिर्फ जितनी भी हमारी बाहरी स्पेस थी, जगह थी, वही सिर्फ शांत नहीं थी। वाइल्ड बोर्ड्स, वाइल्ड बोर्ड्स, बोर्ड्स का मतलब होता है शुअर, रिपोर्टेडली, ऐसा मतलब रिपोर्ट में आया था, ऐसा लोगों ने बताया था, स्ट्रॉल्ड थ्रू द बोलवर्ड्स ऑफ बार्सिलोना। बोलवर्ड्स का मतलब होता है चौड़ी चौड़ी सड़कें, और स्ट्रॉल का मतलब होता है कि आराम से घूमते रहना। इन स्पेन, तो कह रहा है कि ये बात सामने आई थी कि जो जंगली शुअर हैं वो स्पेन में जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं वहाँ पे आराम से घूम रहे थे। मतलब ऐसा हो रहा था। नेचर एज द पॉपुलर पैंडेमिक एरा में इवेंट वॉज हीलिंग। कह रहा है कि उस समय जब महामारी चल रही थी कोविड की, तो उस समय एक पॉपुलर मजाक चल रहा था, मेमे चल रहा था, और वो क्या था कि जो नेचर है वो अपने आप को खुद हील कर रहा है, ठीक कर रहा है। अ न्यू स्टडी पब्लिश्ड इन साइंस, कह रहा है कि एक नई स्टडी जो है वो साइंस में पब्लिश्ड हुई है, प्रकाशित हुई है, हैज़ नाउ डिमॉन्स्ट्रेटेड, उसने ये चीज़ उजागर करी है, ये चीज़ दर्शाई है, जस्ट हाउ मच नेचर, कि कितना जो नेचर है और रादर वाइल्ड लाइफ, खासकर जो जंगली जीवन है, शेप्स इटसेल्फ अराउंड द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन, कि किस तरीके से वो अपनी अपनी जो क्या कहते हैं स्थिति होती है उसको ह्यूमंस के हिसाब से आकार देते हैं या उसको मैनेज करते हैं। यूजिंग जीपीएस ट्रैकिंग डेटा फ्रॉम 37 स्पीसीज ऑफ वाइल्ड बर्ड्स एंड मैमल्स अलॉन्ग विद सेलफोन लोकेशन। कह रहा है कि जीपीएस ट्रैकिंग डेटा का यूज़ करते हुए, जो कि 37 स्पीसीज ऑफ वाइल्ड बर्ड्स के हैं, जो जंगली चिड़िया हैं उनके हैं, और जो मैमल्स हैं मतलब जो स्तनधारी जानवर होते हैं वो हो गए, उनका जो ये जीपीएस ने ट्रैक किया उसके डेटा को यूज़ करते हुए, साथ ही साथ जो ये सेलफोन लोकेशन डेटा है, आपने देखा होगा एक सेलफोन का यूज़ होता है जो कि पेड़ों में लगा दिया जाता है, जिससे वो डेटा लेता है कि कौन सा जानवर यहाँ पे कितनी बार आया या फिर कौन कौन से जीव हैं अक्रॉस द यूएस। उस डेटा को यूज़ करते हुए अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स मतलब जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पाया, हैज़ फाउंड दैट हाउ दीज स्पीस, की किस तरीके से ये जो जीव हैं, स्पीसीज हैं, यूज़ जियोग्राफिक स्पेसेस, किस तरीके से वो खाली जगहों का यूज़ कर रहे हैं, ऑफन डिपेंड, इस बात पर ज़्यादातर डिपेंड करता है, ऑन ह्यूमन एक्टिविटी इन दो सेम एरिया, कि किस तरीके से ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं उस जगहों पर चल रही हैं। द फाइंडिंग्स शो अ रिमार्केबल डाइवर्सिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज। कह रहा है कि जो डेटा हमको मिला, जो हमें फाइंडिंग्स मिली उस डेटा से, उसने ये शो किया कि कितना ज़्यादा विविधता थी उनके रेस्पॉन्सेज में। अलग अलग जानवर के जो रेस्पॉन्स थे बहुत ही अलग अलग थे और बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, द एरियाज कवर्ड बाई क्योटोज एक तरीके की जंगली लोमड़ी टाइप की होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया कवर्ड था क्योटोज के द्वारा,
या फिर जो वाइल्ड तुर्कीज होती हैं, वाइल्ड तुर्की मतलब जंगली एक तरीके की बर्ड होती है, श्रैंक इन रिस्पॉन्स टू ह्यूमन प्रॉक्सिमिटी, उन्होंने अपने एरिया को कम कर दिया, श्रैंक कर दिया जब इंसान जो है इंसान के साथ उनकी नज़दीकियाँ जो है बढ़ी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पास आना जाना, जो नज़दीकी होती है उसको बोलते हैं। वाइल जबकि अमंग ग्रे वुल्फ, कि ये जो ग्रे वुल्फ थे, भेड़िए थे, द प्रेजेंस ऑफ पीपल हैड द अपोजिट इफेक्ट ऑफ एक्सपेंडिंग देयर रेंजेस, लोगों का प्रेजेंस होना उनके एरिया में उसने अपोजिट तरीके से प्रभाव डाला कि जो ये ग्रे वुल्फ थे इन्होंने अपने एरिया को एक्सपैंड कर लिया, बढ़ा लिया। in all likelihood to put a greater distance between themselves and humans, इनकी एक तरीके से पूरी कोशिश यही रही होगी कि जो ये इन्होंने एरिया एक्सपैंड किया है कि इनके और इंसानों के बीच में दूरी बनी रहे। फॉर इकोलॉजिस्ट, जितने भी ये पर्यावरण साइंटिस्ट हैं, फाइंडिंग्स लाइक दिस आर इनवैल्यूएबल, कि इस तरीके की ये जो डेटा या एविडेंस मिला है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हेल्पिंग क्राफ्ट अ मोर ग्रैनुलर अप्रोच, ग्रैनुलर का मतलब होता है छोटे छोटे हिस्से, कि इसको इस चीज़ से मदद मिले कि बनाने में, क्राफ्टिंग करने में एक ऐसी अप्रोच जिसमें हम बहुत ही जटिल समस्याओं को टुकड़ों में बांटकर उन टुकड़ों के ऊपर फोकस करते हैं ताकि एक डीप हम सॉल्यूशन निकाल सकें। टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ कंजर्वेशन एंड मिनिमाइजिंग एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, और ये ग्रैनुलर अप्रोच चाहिए क्यों? क्योंकि हमें कंजर्वेशन के जो जटिल प्रश्न है हमारे सामने उसको सॉल्व करना है, और हमें जो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, जो टकराव हो रहा है क्योंकि हमारे बीच का जो बफर एरिया है वो खत्म होता जा रहा है, उसको भी मिनिमाइज करना है, कम करना है। दे आर अ वार्निंग टू अगेंस्ट द सिंप्लिसिटिक वी आर द वायरस टेक्स, कह रहा है कि ये जो शोध हुआ है इकोलॉजिस्ट द्वारा, ये उन सरल विचारों के खिलाफ एक चेतावनी भी है, जो कि ये सजेस्ट करती है, ये स्लोगन था ना वी आर द वायरस, मतलब कि हम पेंडेमिक में ऐसा बोलने लग गए थे जब हमने देखा कि भाई नेचर हील कर रहा है अपने आप को, जो जानवर हैं वो ठीक हो रहे हैं, पॉल्यूशन कम हो रहा है, तो लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया था कि हम वायरस हैं, जो इंसान है वही सारी समस्याओं की जड़ है, ये बोलना स्टार्ट कर दिया था। सजेस्टिंग दैट एलिमिनेटिंग द ह्यूमंस विल सेव द प्लैनेट, और ऐसा सजेस्ट होने लगा था ऐसी बातों से कि अगर हम ह्यूमंस को पूरी तरीके से इस प्लैनेट से एलिमिनेट कर दें तो हम प्लैनेट को बचा सकते हैं। दैट ऑल्सो नॉट कोइंसिडेंटली सर्ज इन पॉपुलरिटी ड्यूरिंग द पैंडेमिक, कह रहा है कि ये जो विचार था ये कोई अकस्मात एक्सीडेंटली नहीं ऐसा था कि अचानक से बढ़ने लग गया हो, ये बहुत तेजी से फैला था, सर्ज हुआ था इस महामारी के दौरान। हीलिंग नेचर एंड प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, कह रहा है कि नेचर का हील होना और बायोडाइवर्सिटी मतलब जिसमें एबायोटिक्स भी हैं, बायोटिक्स भी है, समझ रहे हैं? एबायोटिक्स क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग्स होते हैं, पानी हो गया, सॉयल हो गया, हवा हो गई। बायोटिक्स कौन हो गए? एनिमल्स हो गए, जितने भी जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हो गए। तो ये जो पूरी बायोडाइवर्सिटी है इसको बचाना इज अ लॉन्ग हॉल वर्क, बहुत ही लंबे समय वाला काम, मतलब लंबे समय वाला काम है। बिल्ड ऑन द पेन स्टैकिंग एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, जो कि बना होगा बहुत दर्द के साथ जो ज्ञान हम अर्जित करेंगे उसके ऊपर। नॉट ग्लिफ फॉर्मुलेशन, ग्लिफ फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कि ऐसे विचारों के ऊपर नहीं होगा जिसमें बिल्कुल भी गहराई नहीं होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, खुद से एक बार ट्राई करो। Why does the author contrast the special responses of coitus and wild turkeys with those of grey wolf? कह रहा है कि ये जो coitus और turkeys और ये जो ग्रे वुल्फ के अपने अपने रेस्पॉन्स थे एरिया को लेकर जब ह्यूमन लोग पास आते थे, उसने इस तरीके के कंट्रास्ट को क्यों दिखाया? टू सजेस्ट दैट प्रेडेटरी मैमल्स, मतलब जो शिकारी मैमल्स होते हैं, जनरली रिक्वायर लार्जर हैबिटेट्स, उनको ज़्यादातर मतलब बड़ा एरिया चाहिए होता है दैन एवियन स्पीसीज, बर्ड स्पीसीज के मुकाबले, व्हेन फेस्ड विद सडन शिफ्ट्स इन ह्यूमन एक्टिविटी। ऐसा तो कहीं नहीं बताया गया। टू प्रोवाइड एम्पेरिकल एविडेंस दैट वाइल्ड लाइफ बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू ह्यूमन प्रेजेंस इज मल्टी फेसेटेड रादर देन फॉलोइंग अ सिंगुलर पैटर्न। हाँ, यही आंसर होगा। ये एक क्या कहते हैं, एक एविडेंस देने के लिए ऑथर ने कंट्रास्ट रखा था कि ये जो अनुभवों के हिसाब से जो उनके पास एविडेंस है उसमें ये पता चलता है कि जो वाइल्ड लाइफ बिहेवियर है, जैसे ही ह्यूमन उनके पास पहुंचते हैं तो अलग अलग तरीके की अप्रोच अपनाते हैं। सिंगुलर पैटर्न नहीं होता, कोई सिंगल पैटर्न नहीं होता है, अलग अलग पैटर्न होते हैं। तो बी यही बता रहा है और यही हमारा आंसर।
What is the warning the author intends to convey to the reader in the third paragraph? किस तरीके की जो वार्निंग है वो ऑथर अपने रीडर्स को दे रहा है थर्ड पैराग्राफ में? दैट द वी आर द वायरस नरेटिव इज साइंटिफिकली एक्यूरेट, कह रहा है कि जो ये वी आर द वायरस नरेटिव था ये साइंटिफिकली करेक्ट था, बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं नहीं बताया गया. That animal human conflicts will inevitably increase if humans do not vacate the boulevards and urban spaces they occupy. कह रहा है कि जो जानवरों और इंसानों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है उसको होना ही होना है अगर इंसान जगहों को नहीं छोड़ते हैं, ऐसा कोई नहीं बताया गया कहीं भी. दैट सिंपलिस्टिक स्लोगन, कह रहा है कि वो जो स्लोगन था, जो इतना सिंपल स्लोगन था, अबाउट द एब्सेंस ऑफ ह्यूमंस इग्नोर द साइंटिफिक कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिगरस एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर रियल कंजर्वेशन, जिसमें ये कहा जा रहा था कि अगर इंसानों को एलिमिनेट कर दिया जाए दुनिया से तो हमारे जो है सब कुछ ठीक हो जाता है. मगर उस स्लोगन में इस बात को इग्नोर किया गया था कि जो साइंटिफिक जटिलता है और जो बहुत ज़्यादा ये जो एफर्ट लगाए जा रहे हैं रियल कंजर्वेशन करने के लिए, उसमें उस बात को इग्नोर किया गया था. तो यही बात एकदम सही है, सी करेक्ट है. द टर्म ग्लिब फॉर्मुलेशंस एज यूज्ड इन द फाइनल पैराग्राफ मोस्टली लाइकली रेफर्स टू, क्या मतलब है ग्लिब फॉर्मुलेशन का, मैंने बताया भी है. क्या ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है? नहीं. द painstaking reports published by ecologists to help government agencies minimizing the frequency of dangerous human animal conflict of urban, नहीं, ये कोई रिपोर्ट थोड़ा है जो पब्लिश हुई थी. The shallow and simplistic slogans popularized during the pandemic that offer easy but unrealistic solution to the multifaceted challenges of protecting global biological diversity. बिल्कुल यही आंसर है कि कह रहा है कि ये एक तरीके का खोखला और बहुत ही सिंपल स्लोगन था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था महामारी के दौरान, जो कि बहुत ज़्यादा इजी सॉल्यूशन ऑफर कर रहा था मगर अनरियलिस्टिक था, उसकी रियलिटी से कोई भी उसका कनेक्शन नहीं था. और जो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास समस्याएं हैं, मल्टी फेसेटेड अलग अलग तरीके की जो समस्याएं हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, तो उसमें ये पूरी तरीके से ठीक सॉल्यूशन नहीं था, मतलब इस तरीके के स्लोगन काम ना चल करता. तो सी एकदम करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल रोल ऑफ द फ्रेज, ये इसका क्या ग्रामेटिकल रोल है? यूजिंग जीपीएस ट्रैकिंग डेटा फ्रॉम 37 स्पीसीज ऑफ वाइल्ड बर्ड्स एंड मैमल्स अलॉन्ग विद सेल फोन लोकेशन एरिया डॉक्टर यूएस अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैज फाउंड. देखो ये जो ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स है इनके बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने जीपीएस ट्रैकिंग डेटा को यूज़ करते हुए जो कि 37 स्पीसीज थी, क्या पता लगाया है उन्होंने, भाई कुछ पाया है. ठीक है, तो ये जेरेंट फ्रेज तो है नहीं, एक्टिंग एज अ नॉमिनल सब्जेक्ट नहीं. एक पार्टिसिपल फ्रेज है फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव मॉडिफायर फॉर द सब्जेक्ट अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर. हाँ, ये एक तरीके का एडजेक्टिव फ्रेज है, कई बार मैं बता चुका हूँ कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है, या फिर इसको हम पार्टिसिपल फ्रेज भी बोलते हैं, जो कि सब्जेक्ट को मतलब नाउन को मॉडिफाई करते हैं. What type of clause is the bolded part of the sentence? किस तरीके का clause है ये? That लगा हुआ है, बताओ. That लग गया, which लग गया, who लग गया, whom लग गया, इनसे जो भी phrase स्टार्ट होते हैं या सॉरी clause स्टार्ट होते हैं, किस तरीके के clause होते हैं? They are a warning to against the simplistic we are the virus takes that also not coincidentally surge in popularity during the pandemic. एक तरीके से इस स्लोगन की बात बता रहा है. तो ये नाउन क्लॉज तो है नहीं, एडवर्बियल ये नहीं बता रहा है कि किस तरीके से कोई काम हुआ. हाँ, रिलेटिव क्लॉज जरूर है. ये रिलेटिव क्लॉज इसलिए क्योंकि दैट, विच, हु, हुम, ये जब भी स्टार्ट होते हैं ऐसे तो वो ज़्यादातर रिलेटिव क्लॉज होता है. अच्छा, क्लॉज क्या होते हैं? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं. फ्रेज क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं. ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है. ये आज का क्लोज टेस्ट है. ठीक है, एक बार पढ़ के देखूं फिर सॉल्व करते हैं. द अर्थ आउटर कोर is a dash liquid layer that lies around 2800 किलोमीटर dash the surface. यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है ना. आउटर जो लेयर होता है आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, वो लावा टाइप की लेयर होती है, उसका नाम मुझे याद नहीं है क्या बोलते हैं, बताना इसको. ठीक है, तो ये जो लिक्विड लेयर होती है ना, इसकी बात कर रहा है. क्या होना चाहिए यहाँ पर? ज्योग्राफी से रिलेटेड है, दो ही लाइन में समझ में आना चाहिए कि क्या होना चाहिए. डेंस है, कॉम्पैक्ट है, वॉल्यूमिनस है, रिजिड है. अब डेंस का मतलब है बहुत ज़्यादा, मतलब गाढ़ी लेयर है. कॉम्पैक्ट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ठोस है ना. वॉल्यूमिनस का मतलब है बहुत बड़ी लेयर है, बहुत विशाल है. और रिजिड का मतलब है कठोर है. ठीक है, तो यहाँ पर डेंस भी हो सकता है और वॉल्यूमिनस भी हो सकता है. हालांकि ये जो आर्टिकल है पूरा,
ये जो है उसके ऊपर बेस्ड है कि कितना बड़ा ये लिक्विड लेयर है, ठीक है। तो ये पूरा अगर हम लोग पढ़ते तो उसमें वॉल्यूमिनस ज़्यादा बेस्ट बैठेगा। डेंस भी हो सकता था क्योंकि अगर 3-4 लाइन से देखते तो ये थोड़ा सा एम्बिगुअस दोनों ही ऑप्शंस है, मगर हम लोग जाएंगे किसके साथ, वॉल्यूमिनस है, क्योंकि जो आउटर लेयर है वो बहुत बड़ी है। द अर्थ आउटर केयर इज अ वॉल्यूमिनस लिक्विड लेयर दैट लाइज अराउंड 2800 किलोमीटर डैश द सरफेस, मतलब वो 2800 किलोमीटर की, अच्छा यहाँ पे ये देखो ये एक तो 2800 किलोमीटर है, तो इसलिए ये ज़्यादा बेस्ट है कि हम वॉल्यूमिनस रखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा लार्ज एरिया में फैली हुई है, ठीक है। वॉल्यूमिनस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा विशाल, बहुत ज़्यादा लार्ज। अब यहाँ पे सरफेस के अंदर है भाई, पहले ऊपर ठोस सरफेस है, उसके नीचे है ना 2800 किलोमीटर नीचे है, तो यहाँ पे ये जो सरफेस है क्या होनी चाहिए, अंदर है उसके, तो विद इन है, बीनीथ है, बिटवीन है या इनटू है। अब विद इन का मतलब होता है अंदर, ये ठीक है, मगर इसका जो क्या कहते हैं कंटेक्स्ट है वो सही नहीं है। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, हाँ ये सही है, काफ़ी बार आपने देखा होगा बीनीथ द सरफेस। बिटवीन मतलब दो चीज़ों के बीच में नहीं। इनटू जो है वो अंदर जाने की डायरेक्शन को दिखाता है, तो कोई मतलब नहीं है, तो बेस्ट क्या है यहाँ पर, बी है। दिस हॉट चर्निंग सी इज फिल्ड विद मॉल्टन आयरन एंड निकल, ये जो हॉट सी है जो कि लगातार धरती के अंदर बनी हुई है, घूम रही है, उसमें क्या है, वो मॉल्टन आयरन के साथ है, मतलब पिघला हुआ जो लावा टाइप का आयरन है, और निकल के साथ है। एज द आउटर कोर मूव्स कॉन्स्टेंटली, कह रहा है कि जैसे जैसे जो आउटर कोर है वो मूव करती है, इट एक्ट लाइक अ जनरेटर, वो जनरेटर की तरह काम करती है। क्रिएटिंग द प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड, वो धरती की मैग्नेटिक फील्ड को बनाती है, मतलब ये जो लावा चल रहे हैं ये धरती की मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं। विच डैश द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन, जो कि धरती को बचाती है नुकसानदेह सोलर रेडिएशन के साथ। अब तुम ये बताओ, यहाँ पे हार्मफुल है, क्या करना चाहिए, उसको हिड करना चाहिए, मतलब छिपाना चाहिए नहीं, ब्लॉक करना चाहिए, ब्लॉक द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल नहीं, शील्ड बचाना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए। विच शील्ड द, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, रिलेटिव क्लॉज है, इसके हिसाब से नियरेस्ट जो नाउन है उसके हिसाब से वर्ब आएगा, इसीलिए यहाँ पे शील्ड्स है, तो बेस्ट क्या होगा हमारा, सी होगा, ठीक है। Researchers from the University of Edinburgh and the British Geological Survey have reported that around 2010, the liquid iron in the outer core below the equatorial Pacific Ocean changed direction from a slow westward dash to a more rapid ईस्टवर्ड सर्च। क्या कह रहा है कि जो ये रिसर्चर थे यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग और ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे से, इन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि 2010 के आसपास जो लिक्विड आयरन था आउटर कोर का, जो कि इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन के नीचे था, उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया था। पहले वो धीमे धीमे वेस्टवर्ड की तरफ बहता था, फिर अचानक से बहुत तेज़ी से ईस्टवर्ड की तरफ उसका बहाव स्टार्ट हो गया, ठीक है। लिक्विड की बात हो रही है, जो लावा है। क्या होना चाहिए यहाँ पर, स्लो वेस्टवर्ड, क्रॉल, स्टेप, वॉक, ड्रिफ्ट। तो वो ड्रिफ्ट का कोई मतलब नहीं है झुकाव, वॉक का ड्रिफ्ट मतलब समझ रहे हो, एक तरफ बहना या फिर एक तरफ ज़्यादा झुकाव होना। वॉक का मतलब नहीं है, स्टेप का मतलब नहीं है, क्रॉल यहाँ पे सही है। अच्छा, ये क्रॉल का मतलब होता है धीमे धीमे रेंगना। अब यहाँ पे स्लो लगा हुआ है, इस हिसाब से भी तुम क्रॉल लगा सकते थे, तो स्लो वेस्टवर्ड क्रॉल टू अ मोर रैपिड ईस्टवर्ड सर्ज। द मेन पैटर्न, कह रहा है जो मेन पैटर्न था, अकाउंटेड फॉर 95% ऑफ द मूवमेंट, जो कह रहा है कि जो मूवमेंट था उसका 95% था, जो भी मूवमेंट हो रहा था। इट कंसिस्टेड ऑफ अ स्टडी फ्लो वेस्टवर्ड, इसमें क्या था कि एक तरीके से स्लो मूवमेंट की वेस्टवर्ड की तरफ फ्लो होता था। विच ऑल्सो एक्सप्लेन वाई द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ हिस्टोरिकली ड्रिफ्टेड वेस्ट, कह रहा है कि ये इसी वजह से एक्सप्लेन करता है कि क्यों जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था वो ऐतिहासिक रूप से वेस्ट की तरफ थोड़ा सा उसका झुका हुआ था। द सेकेंड पैटर्न रिवील्ड द ड्रामेटिक शिफ्ट इन 2000, कह रहा है दूसरा एक पैटर्न जो था वो 2010 में वो शिफ्ट देखने को मिली थी। रिसर्चर्स आल्सो फाउंड दैट दिस शिफ्ट बिगेन टू वीकेन अराउंड 2020, और रिसर्चर ने ये पाया था कि ये जो शिफ्ट स्टार्ट हुई थी 2010 में, वो 2020 में जाकर कमजोर होने लगी थी। द रिसर्चर्स वर एबल टू डैश द 2010 रिवर्सल to seismic and geodetic shifts in the earth's solid inner core, कह रहा है कि रिसर्चर्स जो थे इस बात को एक तरीके से कनेक्ट कर पा रहे थे कि किस तरीके से 2010 में जो फ्लो का रिवर्सल हुआ था, रिवर्स हुआ था डायरेक्शन, जिसकी वजह से सिस्मिक मतलब अर्थक्वेक दिखे थे काफ़ी ज़्यादा, और जो जियोडेटिक शिफ्ट हुआ था मतलब जो अर्थ की साइज है या फिर मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो चेंज आया था, तो वो उस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे थे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, वर एबल टू मर्ज, मिला पा रहे थे नहीं, अटैच जोड़ना नहीं, बाइंड
लिंक कर पा रहे थे, कनेक्ट कर पा रहे थे कि किस तरीके से ये 2010 और ये जो घटनाएं या फिर ये जो अर्थक्वेक या शिफ्ट आ रहे थे ये किस वजह से आ रहे थे। ठीक है, अब ये है पहला नंबर, एक बार खुद से ट्राई करो, ऑप्शन ये दिए हुए हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। ड्यूरिंग माई एड्रेस इन द ट्रस्टीशिप काउंसिल चैम्बर, देखो मैं पूरी मीनिंग नहीं बताऊंगा अभी, पहले हम लोग अपना ट्राई करते हैं जो अपना हम लोग करते हैं डेली। कह रहा है कि मेरे एड्रेस के दौरान जो मतलब वो स्पीच दे रहा था ट्रस्टी काउंसिल चैम्बर में, उसके दौरान आई अप्लाइड दिस फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है? सिस्टम, ढांचा, है ना, स्ट्रक्चर। दिस किसके लिए यूज हुआ है? कौन से फ्रेमवर्क, कौन से फ्रेमवर्क की बात हो रही है? पहला नहीं हो सकता। विद दिस गोल, कौन सा गोल, कौन सा गोल था उसके माइंड में? पता नहीं। टू क्लियरली इलिस्ट्रेट दिस प्रोएक्टिव कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है? पता नहीं। I arrived at the UN headquarters not merely as a design student, but with a clear mission to bridge the gap between design thinking and global governance. समझ में आया? सेंटेंस क्या पहला होगा? 4 होगा। कह रहा है कि मैं यूएन हेडक्वार्टर पहुंचा था, सिर्फ एज अ डिज़ाइन स्टूडेंट नहीं पहुंचा था वहाँ पर। मेरे दिमाग में एक क्लियर मिशन था कि मैं दुनिया में जो डिज़ाइनिंग थिंकिंग है और ग्लोबल गवर्नेंस है उसके बीच में जो एक तरीके से खाई है, गैप है, उसको मैं पूरा कर सकूं। समझ में आया? क्या आइडिया था उसका? ये आइडिया था। अब सेकंड में देख लो, विद दिस गोल इन माइंड, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ मेरे दिमाग में आई इंट्रोड्यूस द फ्रेमवर्क, मैंने एक सिस्टम उनको इंट्रोड्यूस किया, एक टेक्निकल डिप्लोमेसी का, जो कि दर्शाता था कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कैन एक्चुअली शेप सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस ग्लोबल पॉलिसी, कि जो इंडस्ट्री की डिज़ाइन है वो हमारे सिस्टम को आकार दे सकती है और दुनिया भर में जो पॉलिसी है, नीतियाँ हैं, उसको प्रभाव डाल सकती है। बिल्कुल सही। अब क्या होगा? कह रहा है कि ड्यूरिंग माई एड्रेस इन द ट्रस्टीशिप काउंसिल चैम्बर आई अप्लाइड दिस फ्रेमवर्क। अब ये यहाँ पे उसने फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया। अब कह रहा है कि यहाँ पे आई अप्लाइड दिस फ्रेमवर्क, उसने क्या कहते हैं, जब ये एड्रेस कर रहा था, एक तरीके से वहाँ पे स्पीच दे रहा था, तो उसी फ्रेमवर्क को बताते हुए उसने आर्ग्यू किया कि किस तरीके से फॉर अ क्रूशियल शिफ्ट फ्रॉम क्लाइमेट एंजाइटी टू क्लाइमेट ओनरशिप, कि उसने इसी के ऊपर तर्क बताया था, अपना आर्ग्यू किया था कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट एंजाइटी टू क्लाइमेट ओनरशिप की तरफ शिफ्ट होना। और टू क्लियरली इलिस्ट्रेट दिस प्रोएक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप, और कह रहा है, अब देखो यहाँ पे ओनरशिप की बात आई, कह रहा है कि इसको क्लियरली, इस कॉन्सेप्ट को जो ये ओनरशिप का है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई शेयर्ड अ पर्सनल प्रोजेक्ट, मैंने एक पर्सनल प्रोजेक्ट जो है वो शेयर किया, वेयर अप्लाइंग इंडस्ट्रियल डिजाइन रिड्यूस द मैनुअल प्रोसेस फ्रॉम 12 आवर टू जस्ट 15 मिनट्स। तो 4 2 1 3। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? ए होना चाहिए। ये भी है पहला नंबर, S1 फिक्स है, S6 फिक्स है, ये क्या है? ये कुछ नहीं है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बार खुद से ट्राई करो। द नेम बंडी बोगियो कम्स फ्रॉम ओल्ड साइंटिफिक ट्रेडिशन वेयर पैथोजेंस वर सिंपली नेम्ड आफ्टर द जियोग्राफिकल प्लेस दे वर डिस्कवर्ड इन। कह रहा है कि ये जो बंडी बोंगियो नाम आया है, ये एक तरीके से ओल्ड साइंटिफिक ट्रेडिशन है, कल्चर है, जहाँ पे पैथोजन, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उनके नाम उनकी जगहों के हिसाब से रखा जाता है जहाँ पे वो डिस्कवर्ड होते हैं। समझ में आया? अपॉन एनालाइजिंग दीज डायग्नोस्टिक सैंपल, कह रहा है कि ये जो डायग्नोस्टिक सैंपल्स आए हैं जिनकी जांच होनी है, इनको एनालाइज करने के बाद साइंटिस्ट ऑफिशियली कन्फर्म, साइंटिस्ट ने ऑफिशियली जो है उसको कन्फर्म किया, अ न्यू एबोला वायरस स्ट्रेन, यहाँ पे एबोला वायरस की बात हो रही है, इचिंग द डिस्ट्रिक्ट नेम इनटू मेडिकल हिस्ट्री, जिसकी वजह से वो जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो अब मेडिकल के इतिहास में छप गया है। ठीक है, द नेम बॉन्डियो कम्स फ्रॉम द ओल्ड साइंटिस्ट फॉलोइंग दिस स्पेसिफिक ट्रेडिशन। इस जो स्पेसिफिक ट्रेडिशन था, इसको फॉलो करते हुए द वायरस वॉज नेम्ड आफ्टर द बॉन्डियो डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, इन वेस्टर्न युगांडा वेयर इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड। देखो एकदम बात सही कही गई है कि यहाँ पे ये जो नाम रखा गया, ये बुडी बांगो डिस्ट्रिक्ट जो कि युगांडा के वेस्टर्न प्रांत में पड़ता है, वहाँ से ही रखा गया। ठीक है, जहाँ पे ये पहली बार पाया गया था। तो इसका मतलब समझ में तो आ रहा है कि भाई पी ही पहला होगा, है ना, पी हमारा पहला होगा। टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट कॉज ऑफ दिस मिस्टीरियस इलनेस। अब देखो यहाँ पढ़ते ही समझ में आ गया, कह रहा है कि
इस जो मिस्टीरियस इलनेस है, रहस्यमयी बीमारी है, इसके जो कहते हैं एग्जैक्ट कॉज क्या है, कारण क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्टर्स एंड डायग्नोस्टिक सैंपल्स। कुछ मीनिंग निकल रहा है, पी क्यों नहीं। दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, अब देखो यहां पे मिल गया है ना, ये डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे बात हुई थी, ये डिस्ट्रिक्ट पे बात हुई थी। कह रहा है ये जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जो कि बॉर्डर पे सिचुएटेड है, कहाँ पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को, इज ऑल्सो द हेड क्वार्टर ऑफ द बमुआ किंगडम। लो बन गया। अब यहाँ पे बमुआ किंगडम है, अब क्या होगा हमको क्या पता कौन सा किंगडम है, हमें इतनी जनरल नॉलेज तो ना है कि हम हर जगह के बारे में जाने। अब एस देखो क्या बता रहा है, मेडिकल अटेंशन इन दिस हिस्टोरिक किंगडम। यहाँ पे किंगडम से किंगडम मैच कर गया, समझ में आ रहा है कि ये जो मेडिकल अटेंशन है इस ऐतिहासिक किंगडम में बिगेन हुई व्हेन अ मिस्टीरियस, जब एक रहस्यमयी, एक घातक इलनेस बीमारी सडनली फैल गई अमंग द लोकल्स के बीच में 2007 में। ऐसा हो गया। अब क्या हो सकता है, PRS बचा है Q, इज टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट कॉज ऑफ दिस मिस्टीरियस इलनेस। यहां पे मिस्टीरियस की बात हुई, दोबारा से देखो तो PRS की बात मुझे लगता है ईजी है, S1 S6 तो PRS Q, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा, बी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।